वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शाहजहाँ के द्वारा चलाए गए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चलिए थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लें। तो आपको पता ही होगा कि जो मुग़ल एम्पायर है उसके कई सारे शानदार इलस्ट्रियस रूलर्स गुजरे, जिनमें से एक थे शाहजहाँ। और आपको पता है हम लोग जो शाहजहाँ का जो शासनकाल था उसे अक्सर गोल्डन एज की तरह है ना मानते हैं। गोल्डन एज ऑफ द मुग़ल एम्पायर कहते हैं उनके शासनकाल को। और इनके शासनकाल ने एक अमिट मार्क छोड़ा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो इनका शासन था इसका बहुमुखी रूप कह लीजिए कि बहुमुखी पहलू देखेंगे, मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट्स देखेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे कि गवर्नेंस किस तरीके से किए, क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या थे, आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ, कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ है ना। और जो भी इस पीरियड में जितने भी कह लीजिए कि जितने भी मोस्टली इनसे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव घटनाएं हुई, जितने भी पॉलिसीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट किए, चाहे वो अपने फोर फादर्स का किए हों या इन्होंने अपने तरफ से कुछ डेवलपमेंट करवाया हो, जो कि मोस्टली हम देखेंगे आर्किटेक्चर के फील्ड में ना, तो उसके बारे में कह लीजिए कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड समझ लें और किस तरीके से गद्दी पे बैठे थे वो भी देख लें। शाहजहाँ का ओरिजिनल नाम आपको पता है खुर्रम था, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है जनवरी 5, 1592 में। एम्परर जो जहांगीर थे ना, मुग़ल एम्परर जहांगीर, और जो एम्प्रेस थी रानी थी नूरजहाँ, उनके तीसरे बेटे थे। और जब ये राजगद्दी पे बैठे तो वो ईस्वी था 1628। आपको पता ही होगा कि 1628 में बैठने से पहले एक पीरियड चला जहाँ बहुत ही जटिल पीरियड था और सक्सेशन के लिए स्ट्रगल हो रहा था जहांगीर के बेटों में। और जो एम्परर जो शाहजहाँ थे शुरू में खुर्रम मान लीजिए, बाद में शाहजहाँ का टाइटल लेते हैं। तो जब ये खुर्रम, प्रिंस खुर्रम जो थे, उन्होंने रिबेल कर दिया था अपने फादर जहांगीर के ख़िलाफ़ 1622 में। आपको पता ही होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये जाना है। और 1628 में फिर ये फाइनली ये जितने भी रिबेलियंस थे उन सबको हराते हुए ये गद्दी पे बैठते हैं। और गद्दी पे बैठने के बाद ये अपने आप को शाहजहाँ का टाइटल देते हैं। शाहजहाँ का मतलब जहाँ का शाह, जहाँ मीन्स वर्ल्ड, शाह मतलब राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड का ये टाइटल अपने आप को देते हैं। और उनका जो शासनकाल है वो 1628 से लेकर के 1658 तक था। और इस शासनकाल में हम लोग जानते हैं कि मुग़ल अचीवमेंट का जो शिखर था वो अचीव हुआ था, स्पेशली कल्चरल फील्ड में। देखिए हम लोग कल्चरल फील्ड की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो मुग़ल बिल्डिंग्स हमको जो बहुत ही फेमस है इंडिया में, जैसे कि ताजमहल, वो भी इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए कल्चरल पीरियड पे हमारा कल्चरल अचीवमेंट पे, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। शाहजहाँ, हमको पता ही है कि शाहजहाँ से पहले जो भी मुग़ल रूलर्स आए उनके द्वारा बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था। तो शाहजहाँ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको बनाया एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनको मिला उनके प्रीडेसेसर्स से, जो उनके फोर फादर थे, जो उनके पूर्वज थे उनसे, जिसको उन्होंने रिफ़ाइन किया और एक्सपेंड किया। कहने का मतलब कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाई जो भी उस टाइम का डिमांड रहा होगा, उस समय का डिमांड रहा होगा, और बड़े लेवल पे उसे एक्सपेंड किया। देखिए उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैरेक्टराइज़ किया जाता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब सतहों का एडमिनिस्ट्रेशन था। जैसे कि हम लोग अभी भी जानते हैं, पहले सेंटर पे क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, फिर विलेज में पंचायत से हम लोग जानते हैं। तो एक हायरार्की होता है ना गवर्नेंस का। ठीक वैसे उनके भी टाइम पे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की था, जिसमें कई सारे ऑफिशियल्स थे, कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते थे। तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का जो कुछ एलिमेंट्स थे उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला एलिमेंट था वो था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें पावर जो है सेंटर में रिसाइड करता है। सेंटर में एक आदमी होगा या एक ग्रुप होगा जिसके हाथ में पावर होगा। तो क्योंकि हम लोग किंगडम के बारे में पढ़ें तो ऑब्वियसली यहाँ किंग के हाथ में सारा पावर होगा। तो मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का जो हार्ट था वो था ऑब्वियसली एम्परर। तो शाहजहाँ जो थे वो खुद ही हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन के, और उनको ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड नोबल्स, जो भरोसेमंद जो नोबल्स थे और जो ऑफिशियल्स थे, वो सपोर्ट करते थे, वो एडवाइस करते थे अलग अलग मैटर्स पे। इनमें जो सबसे कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट कह लीजिए और सबसे फंक्शनल जो थे उनमें से दो, जैसे कि दीवान अर्ज़ जो कि मिलिट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट था, और दीवान कुल जो कि
रेवेन्यू और फाइनेंस का जो है डिपार्टमेंट था। कह लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए। दीवान अर्ज डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, दीवान कुल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग देख लिए, अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी जान लेते हैं। देखिए जो एम्पायर था वो हम लोग प्रीवियस जो लेक्चर्स देखे उनमें हम लोग को पता चला कि जो किंग अकबर के टाइम से, जो राजा एम्पायर अकबर थे उनके टाइम से जो है पूरा का पूरा किंगडम जो है प्रोविंसेस में बटा हुआ था। ठीक वैसे ही अभी भी जो है जो एम्पायर है वो पूरा कई सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ है जिसे सूबा कहते हैं, और हर प्रोविंस का एक प्रोविंशियल गवर्नर था जिसे सूबेदार कहते थे। ठीक, अब जो गवर्नर्स थे उनको पता है कि ऑटोनॉमी था। हम लोग जानते हैं कि वो एक आर्मी, अपनी छोटी सी आर्मी भी जमा करते थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। तो ऑब्वियसली थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी उनको मिला हुआ था ताकि अपने टेरिटरीज़ को मैनेज कर सकें। लेकिन उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो इम्पीरियल पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई जा रही हैं, उनको वो लागू करें, उनसे वो भटके नहीं। ऑटोनॉमी इस चीज़ में नहीं दी गई है। इसके अलावा जो सेंट्रल ट्रेजरी है, जो कह लीजिए कि राष्ट्र कोष है, उसमें उनको कंट्रीब्यूट करना है। दैट मीन्स कि अपने सूबे में जितना भी टैक्स कलेक्शन है वो करके जो सेंटर है उसे देना है। इसके अलावा ये तो हो गया सेंट्रल के बाद प्रोविंशियल, प्रोविंशियल के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। कहने का मतलब अगर आप जैसे अभी विलेज पंचायत है, ठीक वैसे उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो जो लोकल लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किए जा रहे थे लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा, जैसे कि ज़मींदार, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, और जो चौधरी हुआ करते थे, जो विलेज के हेड होते थे, वो कह लीजिए कि अभी का विलेज पंचायत है वैसा ही टाइप से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। और उनका काम क्या रहता था, उनका सबसे मेन काम रहता था रेवेन्यू कलेक्शन, है ना, कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ज़मींदार जो है जितनी ज़मीन उनको अलॉट की गई है, चौधरी जो जिनको विलेजेस अलॉट किए गए हैं, उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और अपने अपने रीजन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। वो लॉज जो कि सेंटर के द्वारा, है ना, कह लीजिए कि इनेक्ट किए जाते हैं। और ऑब्वियसली ये रिपोर्ट करेंगे जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको, और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल अथॉरिटीज़ को। और वो अथॉरिटीज़ आपको पता है जो सेंटर में जो सबसे बड़े हेड थे वो एम्परर, उनको रिपोर्ट किया करते थे। तो एक हायरार्किकल सिस्टम, जो कह लीजिए कि सतह का वाला जो स्ट्रक्चर था इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमको देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पढ़ लेते हैं। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विटनेस करता है, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारा आर्किटेक्चर मार्वल्स इन्होंने बनाया है, तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसा लगता है और वो पैसा आया है। और ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी शाहजहाँ के शासनकाल में देखने को मिला, उसके कई सारे फैक्टर्स थे। जैसे पहला फैक्टर था जो एग्रीकल्चर था, उसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया। एक तो जो एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर, उसके पास फर्टाइल रीजन्स थे, फर्टाइल ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी। खासकर जो गंगा और यमुना का जो रिवर वैलीज़ था वो बहुत ही उपजाऊ हुआ करता था, और वहाँ से जो उपज होता था काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता था, जिससे कह लीजिए कि एज ए रेवेन्यू भी ज़्यादा कलेक्ट होता था। तो काफ़ी प्रॉस्पर भी थे फाइनेंशियली। तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही क्रूशियल जो रीजन्स थे, गंगा और यमुना के जो वैलीज़ थे। ठीक, इसके अलावा शाहजहाँ ने कई सारे पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट करवाए ताकि लैंड यूज़ का जो लैंड हो वो बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ हो, अच्छे तरीके से यूज़ हो, ज़्यादा बर्बाद ना हो, फर्टाइल लैंड्स पूरे के पूरे तरीके से इस्तेमाल हो। अगर कहीं पे कोई लोग बसे नहीं हैं, फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ उनको छूट दे करके बसाया जा सके। ठीक, इसके अलावा जो कैनाल्स थे, जो नहर थे, उनको बनाया गया। इसके अलावा जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल हो, कहने का मतलब किसी एक के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन ना हो जिसकी वो खेती सही से ना कर पाए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने से ये हुआ कि सभी जो उपजाऊ ज़मीन थी उस पर खेती हुई, और उसी हिसाब से फिर टैक्स भी कलेक्ट किया गया। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। दूसरा था ट्रेड एंड कॉमर्स। आपको पता ही होगा जहांगीर के टाइम से हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि वो इस्टेब्लिश हो जाती है, और भी कई सारे जो फॉरेन नेशनल थे जैसे पोर्टुगीज़ थे, उन सब से जो है ट्रेड मुग़ल एम्पायर का चल रहा था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के फील्ड में ये आगे थे। मुग़ल एम्पायर काफ़ी कह लीजिए कि प्रॉस्परस था इस फील्ड में भी। इंटरनेशनल ट्रेड का कह लीजिए कि एक हब था मुग़ल एम्पायर। और शाहजहाँ जो है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी किए इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जैसे कि रोड्स बनाए, सराइज़ बनाए, जो रेस्ट हाउसेस होते थे ना, रोड के आसपास जो है कई सारे सराइज़ बनाए जहाँ ट्रेडर्स रुका करते थे।
ताकि उनका ट्रेड बहुत आसान हो। अगर देखिए ट्रेड रूट में नुकसान होगा किसी प्रकार का, फिज़िकल फाइनेंशियल जो भी होगा, उससे क्या होगा कि वो ट्रेड करने से हिचकिचाएंगे। तो शाहजहाँ ने क्या किया, एक तो रूट को बहुत ही सेफ़ किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, इसके अलावा नए नए रोड्स और नए नए रूट्स को डेवलप भी किया, आसपास बिल्डिंग्स भी बनाई जहाँ जो है ट्रेडर से रुक सकें, है ना, रात गुजार सकें। तो इस वजह से ट्रेड भी बढ़ा। और जो एम्पायर का जो देखिए मुग़ल एम्पायर जो था उसका लोकेशन, मतलब मुग़ल एम्पायर में सिल्क रोड का भी कुछ हिस्सा आता था। सिल्क रोड आपको पता है कि पुराने टाइम का जो है ट्रेडिंग रूट था चाइना से लेकर के यूरोप तक। तो सिल्क रूट में मुग़ल एम्पायर का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा आता था, जिसकी वजह से ट्रेड यहाँ काफ़ी ज़्यादा हुआ और कई कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जो है वो इन्होंने जमा किया। और कल्चरल एक्सचेंज तो हुआ ही, जैसे कि मान लीजिए चाइना से कुछ चीज़ें इंडिया में आई और इंडिया से चीज़ें अरब में गई, यूरोप में गई, इस टाइप से कल्चरल एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तीसरा फैक्टर था वो था रेवेन्यू कलेक्शन। आपको पता ही है कि जो मुग़ल सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का वो किस चीज़ पे था, तो वो ज़ब्ती सिस्टम था ना, 10 साल सिस्टम, ज़ब्ती सिस्टम। और वो टाइम टू टाइम जितने भी एम्परर आते गए वो उसको क्या रिफ़ाइन करते चले गए। तो शाहजहाँ ने भी अपने टाइम पे जो ज़ब्ती सिस्टम था उसको रिफ़ाइन किया। अपने शासनकाल के टाइम पे जो ज़रूरी लगा थोड़ा बहुत चेंजेस वही ज़ब्ती सिस्टम में किए, जिसकी वजह से रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट हुआ। और आपको पता ही है कि जो 10 साल सिस्टम था उसका मेन फोकस ये था कि बहुत ही एफिशिएंटली रेवेन्यू कलेक्ट हो सके और किसी भी किसान पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसी वजह से ये जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का वो एक बैलेंस बनाता था, स्टेट के जो ज़रूरत हैं उसको भी, इसके अलावा जो लैंड ऑनर्स हैं और जो कल्टीवेटर्स हैं उनके भी राइट्स का शोषण ना हो सके, उनका भी जो हक है वो पूरे के पूरे तरीके से पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शाहजहाँ के शासनकाल का जो आर्किटेक्चरल लेगेसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। शाहजहाँ आपको पता ही है कि मुग़ल एम्परर जो थे वो 5th मुग़ल एम्परर थे। अगर आप जोड़ेंगे, हम लोगों ने सभी मुग़ल एम्परर के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, तो आपको पता ही होगा ये 5th थे। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने कौशल एज ए रूलर जो थे, बहुत ही कुशल रूलर थे, सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन इन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में किया है। उनका जो शासनकाल है उसे इसी वजह से हम लोग गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर का समझ लीजिए कि गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे आइकनिक और ऐसे ऐसे ब्रेथ टेकिंग, है ना, सांसें रोक देने वाले मॉन्यूमेंट्स इन्होंने दुनिया में बना कर दिए, जिसकी वजह से इसको गोल्डन एज कहा जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। जैसे कि पहला है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल सब कोई जानते हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग जो भी आर्किटेक्चर को पसंद करते हैं, जो भी खूबसूरत बिल्डिंग्स को पसंद करते हैं, वो ताजमहल को अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो ताजमहल जो है वो आपको पता ही है कि वो आगरा में, और शाहजहाँ के आर्किटेक्चरल लेगेसी का क्राउनिंग ज्वेल है, मतलब ताज है, शाहजहाँ के आर्किटेक्चरल लेगेसी का ताज है। ठीक, क्राउनिंग ज्वेल मतलब होता है ताज में जो लगा हुआ ज्वेल, जैसे कि हीरा लगा है कोहिनूर में, ठीक वैसा एक क्राउनिंग ज्वेल है उनके आर्किटेक्चरल लेगेसी का। तो ये जो मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है ये एक्चुअली में क्या है, तो वाइट मार्बल मौजूलियम है, कहने का मतलब उजले संगमरमर के पत्थर का बना हुआ मकबरा है, जो कि उन्होंने अपने बिलवेड वाइफ, अपने प्यारी पत्नी जो कि मर गई थी, उनकी याद में, मुमताज़ महल की याद में बनाया था, उनका मकबरा था। और आपको पता है कि ताजमहल जैसा कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं बना। इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, मिथ्स भी हैं, पर रियलिटी ये है कि कोई दूसरा बिल्डिंग इस लेवल का एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये बहुत ही कह लीजिए कि बेहतरीन और बहुत ही मतलब ये अपने आप में एक यूनिक और एक मास्टरपीस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इसका सिमेट्रिकल लेआउट है, कहने का मतलब आप किसी भी तरफ से देखें तो इनके जो 4 मीनारें हैं, किसी भी तरीके से आप इसके व्यू को अगर आप बांटना चाहें तो बराबर 2 हिस्सों में ही बटेंगे। तो सिमेट्रिक इसका लेआउट है। इसका जो वर्क है वो बहुत इंट्रिकेट है, बहुत ज़्यादा ही महीन वर्क किए गए हैं इनके वॉल्स पे, इनके विंडोज़ पे, और इन सब चीज़ में प्रीशियस जेम स्टोन्स भी यूज़ किए गए थे। आपको पता है जितने भी वहाँ पे नक्काशी की गई है उन सब में पत्थर लगे हुए थे, कीमती पत्थर लगे हुए थे। उनमें से बहुत सारे पत्थर आपको पता ही कि जो हमारे बहुत बड़े कलेक्टर गुजरे थे अंग्रेज़, जो कि हमारे बहुत सारे बेहतरीन नगीने हमसे छीन के ले गए,
है ना, चुरा कर ले गए, उनके पास होगा। तो प्रेशियस जेम स्टोन्स उसमें लगे हुए थे, और जिसकी वजह से ताजमहल का जो ब्यूटी था बहुत ज़्यादा ही शानदार हुआ करता था। अभी भी शानदार है, आपको पता है। और इसी वजह से आपको जब इनके मतलब ताजमहल के आर्किटेक्चर को आप देखते हैं तो उसमें पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर का एक फ्यूजन देखने को मिलता है, एक मिक्सचर देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन तीनों आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को इस्तेमाल किया गया था ताजमहल को बनाने में, जिसकी वजह से आज ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जो न्यू एज है उसका 7 वंडर्स में से ना एक है, और इनफैक्ट एक क्या कहें सबसे फेमस है ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। आपको पता है मैंने न्यू एज का, दैट मीन्स कि एंशियंट टाइम में भी 7 वंडर्स थे, जिसमें से एक अभी भी हमको देखने को मिलता है, वो गीज़ा में है, इजिप्ट में है, पिरामिड है ना। तो न्यू एज के जो 7 वंडर्स हैं उसमें से एक है ताजमहल, और सबसे फेमस जो है वो 7 वंडर्स में से एक वंडर है। दूसरा जो आर्किटेक्चरल मार्वल है वो है लाल किला। हम सब जानते हैं लाल किला को, क्योंकि जब 15 अगस्त आता है तो लाल किला से ही प्रधानमंत्री जो हैं वो भाषण देते हैं, और जो लोग दिल्ली गए हैं तो ऑब्वियसली वो लाल किला भी विज़िट किए होंगे। दिल्ली में लाल किला लोकेटेड है, जिसको हम लोग रेड फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया एक दूसरा आर्किटेक्चरल जेम है ताजमहल के बाद, अगर कह लीजिए तो। ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया। देखिए, इससे बहुत सारी कहानियाँ इसके इर्द गिर्द घूमती हैं कि ताजमहल पहले लाल किला जो था वो उजला था, बाद में उसे पेंट कर दिया गया, अलग अलग तरीके का पेंट। कोई बोलता है कि वही गुटखा खा के थूक के पेंट कर दिया है। तो खैर ये तो मजाक है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही सीरियसली मानते हैं कि इसे अंग्रेज़ों ने लाल पेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेड सैंडस्टोन से बना है, जिस पत्थर से बना उस पत्थर का कलर ही लाल था, इस वजह से इसका नाम भी लाल किला है। अब ये जो बहुत बड़ा सा किला है, इसमें हम लोग जब गए होंगे, ऑब्वियसली जब घूमने गए होंगे, तो वहाँ पे बहुत इम्प्रेसिव बड़े बड़े गेट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि शानदार खूबसूरत पवेलियंस, मंडप है ना देखने को मिलता है। और जो नक्काशी की गई है, जो कार्विंग्स किए गए हैं, बहुत महीन, बहुत इंट्रिकेट है। दीवाने आम जो है, जो कि हॉल ऑफ पब्लिक है ना, जो लोगों के लिए दीवाने आम में क्या होता था कि राजा जो थे वो लोगों के कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स को सुनते थे और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। और दीवाने ख़ास जो कि हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस है, जो कि कह लीजिए कि राजा के मिनिस्टर्स या जो उनके ट्रस्टेड नोबल्स थे उनके मीटिंग्स के लिए ये हॉल हुआ करता था। ये रेड फोर्ट का नोटेबल स्ट्रक्चर है, और ये जो फोर्ट था, ये जो किला था, वो मेन रेजिडेंस था, कह लीजिए कि मुख्य घर था मुग़ल एम्परर का। शाहजहाँ ने बनाया था, तो ऑब्वियसली शाहजहाँ के बाद की बात करेंगे, शाहजहाँ से पहले नहीं, ठीक। और इसको देखने से लगता है कि कितनी शानदार, कितना शान शौकत के साथ जो शाहजहाँ थे वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। तीसरा है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ के बनाए शासनकाल में बनाया हुआ एक मस्जिद है, और इनफैक्ट बाबरी मस्जिद के ख़त्म होने के बाद जब बाबरी मस्जिद थी तो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद था। अब बाबरी मस्जिद नहीं है तो जामा मस्जिद इंडिया का सबसे बड़ी मस्जिद इंडिया की है। और ये भी दिल्ली में है, आपको पता है, लाल किला से थोड़ी दूर पे है। ये जो मॉस्क है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये पूरा प्रांगण है जिसमें लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं गॉड के लिए। और एक टाइम पे ऑलमोस्ट कह लीजिए कि हज़ारों की तादाद में, और परफेक्ट डाटा तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑब्वियसली कोई लोग मोटे होंगे, पतले होंगे, तो ओवरऑल कई सारे हज़ारों की तादाद में लोग एकोमोडेट हो सकते हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, प्रेयर्स को ऑफ़र करने के लिए। ये भी लाल सैंडस्टोन से बनाया गया है, और इसमें वाइट मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो बॉर्डर्स दिए गए हैं, इसके अलावा जहाँ पे लोग प्रेयर ऑफ़र करते हैं वहाँ पर का जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो सब वाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल, और ब्लैक मार्बल से ऑब्वियसली डिज़ाइन किया गया है, वाइट मार्बल जो है वो ले किया गया है, और जो रेड सैंडस्टोन है उससे दीवारें और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। आप डोम देखते हैं तो डोम में भी आपको वाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल जो है वो यूज़ किया हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो डिज़ाइन देखने को मिलता है ये मुग़ल आर्किटेक्चर का स्टाइल है, मुग़ल आर्किटेक्चर का एलिमेंट है। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है मोती मस्जिद। देखिए,
मोती मस्जिद जो है, जिसे पर्ल मॉस्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये वाइट मार्बल का बनाया हुआ एक मस्जिद है। रेड फोर्ट, माफ़ कीजिएगा ये गलत मैंने डाटा लिख दिया है, दिल्ली नहीं। एक्चुअली में एक फोर्ट जो है आगरा में भी है, वो भी रेड सैंडस्टोन से बना है, उसे भी कॉमनली रेड फोर्ट ऑफ आगरा कहते हैं। यहाँ पे दिल्ली गलती से लिखा गया है। तो जो आगरा का जो फोर्ट है, जिसे आगरा फोर्ट भी कहा जाता है, जिसे अकबर ने बनाया था, और शाहजहाँ ने उनके कुछ उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ बिल्डिंग्स बनाई है, उसमें से एक है मोती मस्जिद, ठीक है। और जो दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है, वो बाद के जो रूलर थे औरंगज़ेब, उन्होंने बनाई थी। तो यहाँ पे थोड़े एरर है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो दिल्ली नहीं, एक्चुअली में आगरा का जो किला है, आगरा फोर्ट, उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनाई थी। और कॉमन बात यह है कि जो औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद बनाई और जो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनाई, दोनों अलग अलग जगह, अलग अलग किले में, उन दोनों में ही 3 गुंबद है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा इसमें इंट्रिकेट वर्क्स देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही कह लीजिए कि सिंपलिस्टिक ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा है निर्मल, कोई इंट्रिकेट डिज़ाइन ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल सा मॉस्क इन्होंने बनाया। इसके अलावा शालीमार बाग, शालीमार बाग आप सब जानते हो, कश्मीर में बहुत ही खूबसूरत मुग़ल गार्डन है, श्रीनगर में, कश्मीर के। वहाँ हम लोग देखते हैं कि कई सारे मतलब वो जो गार्डन है ना, वो टेरेस्ड है, कह लीजिए, मतलब सीढ़ीदार, मतलब ऐसा लगेगा कि ये जो गार्डन है ये सीढ़ी की तरह से बनाया हुआ है ना, सीढ़ियों पे बनाया गया है। तो टेरेस्ड गार्डन है, उसका लेआउट देखने में ही लगता है कि ऊपर से नीचे की तरफ गार्डन आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि महीन प्रिसीजन है, बहुत ज़्यादा ही मतलब जिसने भी ये डिज़ाइन, जिसने भी ये बनाया, उसने मतलब ज़रा भी एरर नहीं दिया है इसके डिज़ाइनिंग में। इसके अलावा इसमें हम लोगों को फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं, फ्लोरल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, जो फूल उगाए गए हैं वो एक डिज़ाइन में, एक पैटर्न में उगाए गए हैं ना, और नहर, कई छोटी छोटी नहरें जो है बह रही हैं। मतलब जब ये बाग हम लोग देखते हैं, ऐसा कि मुग़ल गार्डन बहुत सारा है पूरे इंडिया में, लेकिन उसमें से बहुत ही खूबसूरत, या कह लीजिए कि सबसे खूबसूरत जो है वो शालीमार बाग है। और ये दिखाता है कि जो शाहजहाँ थे, उनको नेचर और ब्यूटी कितनी पसंद थी कि उसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा बाग ही बना दिया, ठीक। इसके अलावा आगरा फोर्ट, देखिए आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया था, लेकिन आगरा फोर्ट कंप्लीट अकबर ने नहीं बनाया है। जैसे जैसे अलग अलग एम्परर्स आते गए, उन्होंने कुछ कुछ बिल्डिंग्स ऐड कर इसमें की हैं। तो आगरा फोर्ट का कुछ पार्ट जो है वो शाहजहाँ ने भी बनाया, तो ऑब्वियसली उनके भी आर्किटेक्चरल कह लीजिए कि कंट्रीब्यूशन में इसको काउंट करेंगे। उन्होंने इसे एक्सपेंड किया था और इसे और ख़ूबसूरत बनाने के लिए अलग अलग पत्थर पे कार्विंग्स करवाए, डिज़ाइंस बनवाए, ठीक। इस फोर्ट में हम लोगों को रेड सैंडस्टोन का बना हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इनकी 4 दीवारें में कई सारे फेमस बिल्डिंग्स है, जिसमें से एक मोती मस्जिद भी थी। इसके अलावा जहांगीर पैलेस भी है, ख़ास महल भी है, ठीक। कभी अगर आगरा फोर्ट गए, ताजमहल के ही थोड़े दूर पे है। इनफैक्ट ताजमहल से क्या कहते हैं, जो आगरा फोर्ट है वहाँ से ताजमहल दिख भी सकता है। तो ये जो महल है वो आगरा फोर्ट बनाया तो अकबर ने था, लेकिन उसको एक्सपेंड जो है इन्होंने किया और ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइंस उसमें ऐड किए। इसके अलावा शाहजहानाबाद, जो ओल्ड दिल्ली है, अभी पुरानी दिल्ली ना, वो एरिया भी शाहजहाँ ने ही बसाया था, शाहजहाँ ने ही कमीशन दिया था जो शाहजहानाबाद था पुरानी दिल्ली के कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसमें कई सारे मतलब चौड़े चौड़े रोड उन्होंने डिज़ाइन करवाए, बड़े बड़े बाज़ार डिज़ाइन करवाए। जैसे कि आपको पता है चांदनी चौक का एरिया, तो जो चांदनी चौक का एरिया है वो भी शाहजहानाबाद के अंदर का ही डिज़ाइन है। और जो डिज़ाइनिंग इन्होंने करवाई थी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई थी कि कोई भी अगर शाहजहानाबाद आए, दिल्ली आए, तो वो देखे तो उसे समझ में आना चाहिए कि मुग़ल एम्पायर बहुत ही रईस है। और जो शाहजहानाबाद है वो दिल्ली, वो जो मुग़ल एम्पायर है उसका एक ऑप्युलेंट कैपिटल है, रईस जो है राजधानी है। मतलब सब चीज़ खूबसूरत, शानदार, चमकती हुई दिखनी चाहिए। तो शाहजहाँ का जो आर्किटेक्चरल लेगेसी है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही सूक्ष्म डिटेलिंग है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेल उसमें एरर नहीं देखने को मिलता है।
और पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक खूबसूरत, एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है, फ्यूजन देखने को मिलता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर में, वो समझ लीजिए कि उन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ दिया जो मिटाया नहीं मिट सकता। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये दुनिया उसको सराहती है, अभी भी सराहती है, आगे भी सराहेगी, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं, जो भी मार्वल्स हैं, ये टाइमलेस ब्यूटी का और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का कह लीजिए कि एक शो केस है ना। शाहजहाँ का जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं वो उनके रईसी है ना, जो मुग़ल साम्राज्य के पास जितना पैसा था है ना, उसको दिखाने का, और मुग़ल एरा में जो कल्चरल फ्यूजन हुआ, जो अलग अलग संस्कृतियों के बीच जो फ्यूजन है, उसका एक रिज़ल्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मिक्स हुए हैं, दैट मीन्स कि इंडियन वर्कर्स और पर्शियन वर्कर्स दोनों, मतलब जो भी वर्कर्स काम किए होंगे वो इन दोनों कल्चर से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चरल लेगेसी है शाहजहाँ का, ये इंडिया के हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और हम जब इंडिया के आर्किटेक्चर को देखते हैं तो ये सब चीज़ें सबसे या कह लीजिए सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो पहली चीज़ें हमारे दिमाग से गुजरती हैं तो ऑब्वियसली उसमें ताजमहल, लाल किला, ये सब भी आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्चरल फ्लरिशिंग तो शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो हम लोगों को किस तरीके से देखने को मिला, तो कल्चरल रिनेसेंस, कहने का मतलब सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है। इससे पहले जो भी हम लोगों को कल्चर एग्जिस्ट करते देखने को मिल रहा है, उसमें कह लीजिए कि एक नया युग जो है शाहजहाँ के शासनकाल में स्टार्ट होता है। और सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, इन सब के वो संरक्षक थे, पैट्रन थे। और उनका जो कोर्ट था वो उसमें कई सारे पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे, आर्टिसंस थे, जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से से आए थे। खासकर जो पर्शियन रीजन था, इस्लामिक रीजन था है ना, इन जगहों से आए थे। इसलिए पर्शियन और इस्लामिक कल्चर जो है इनके शासनकाल में काफ़ी फ्लरिश किया, चाहे पर्शियन लिटरेचर हो या पर्शियन कह लीजिए कि डांसेस हों, पर्शियन जो भी कल्चर, उनके कल्चर का कोई भी पार्ट वो हमको मतलब शाहजहाँ के शासनकाल में बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और इस वजह से जो इंडियन हेरिटेज है उसका खूबसूरत जो है टेपेस्ट्री आपको पता ही होगा, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही डिटेलिंग के साथ बनाया गया और एक कपड़ा जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, है ना। तो इंडियन हेरिटेज को अगर एक खूबसूरत बुना हुआ कपड़ा मान लीजिए, तो उसके बनने में जो मुग़ल एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है, स्पेशली जो शाहजहाँ के टाइम का है ना, वो एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। अब शाहजहाँ के डिक्लाइन और सक्सेशन की बात करते हैं, शाहजहाँ के अगले राजा की, है ना। तो जो शाहजहाँ का जो आखिरी साल था, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस बात है कि जब ताजमहल बनाए थे शाहजहाँ ने, तो उसके बाद उन्होंने एक यमुना के उस पार एक ब्लैक मार्बल का मतलब काले संगमरमर का भी ताजमहल बनाने का उन्होंने काम दिया था। और सच्चाई क्या पता नहीं, लेकिन कुछ जो कह लीजिए कि फाउंडेशन जो है यमुना नदी के उस पार भी देखने को मिलता है। अब उस पर ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनना था कि क्या पता नहीं, कहानी ऐसी है। लेकिन हुआ क्या कि शाहजहाँ के जो लास्ट के ईयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया और उनके बेटों के बीच बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होने लगा। देखिए, जिसमें जो भी कह लीजिए कि जो भी फाइट हुआ, गद्दी के लिए जो भी लड़ाई हुई, उसमें औरंगज़ेब जो है वो विजयी होते हैं और अगले जो राजा है वो औरंगज़ेब बनते हैं। औरंगज़ेब राजा बनने के बाद शाहजहाँ को गद्दी से हटा देते हैं और ताजमहल कहा जाता है कि आगरा फोर्ट में उनको कैद कर देते हैं, और उस रीजन में जहाँ से ताजमहल साफ साफ दिखता था ना, तो ताजमहल को दिन भर निहारने के लिए उनको वहाँ कैद कर देते हैं। ऑब्वियसली ताजमहल उन्होंने अपने वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया था। अलग अलग रीजन है, अलग अलग कारण है कि ऐसा शाहजहाँ औरंगज़ेब ने क्यों किया। एक उसमें से ये भी है कि औरंगज़ेब का ये मानना था कि जो राष्ट्रकोष था, जो कि कह लीजिए कि सेंट्रल ट्रेजरी था, उनका मानना ये था कि ये लोगों से कलेक्ट किए गए हैं, तो लोगों के भलाई में काम मतलब इसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि अपने शौक़ और अपने हिसाब से चीज़ें मतलब बनवाते चले जाएं। जैसे ताजमहल बनाया, वो उससे लोगों का क्या फ़ायदा,
मुगल गार्डन बनाया उससे लोगों का क्या फ़ायदा, रेड फोर्ट बनाया उससे लोगों को क्या फ़ायदा। मतलब जो भी चीज़ें आपने अपने दिखावे, अपने लिए या दिखावे के लिए बनाई उससे लोगों का फ़ायदा नहीं है। इसलिए ताजमहल को है ना, उनका जो लास्ट का ज़िंदगी था वो औरंगज़ेब ने इसे शाहजहाँ को उस कैद में रख दिया ताकि यहाँ से देखते रहिए, आपने ताजमहल बनाया, देखते रहिए, देखते देखते दुनिया से चले जाइए। ये एक कहानियों में से एक है, एक्चुअली में क्या हुआ पता नहीं। तो चलिए हम लोग आज अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो शाहजहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिलता है उसमें एक हारमोनियस, एक पीसफुल ब्लेंड देखने को मिलता है गवर्नेंस का, बहुत ही पीसफुल गवर्नेंस, कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच, आर्किटेक्चरली बहुत ज़्यादा है मैग्निफिसेंट, क्योंकि एक से एक शानदार बिल्डिंग्स बनी। उनका शासनकाल जो है वो मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री का जेनिथ को अचीव करता है, पीक को अचीव करता है ना, टॉप पॉइंट को अचीव करता है। और इस टाइम पर कह लीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई दूसरा जो है वो राज्य देखने को नहीं मिलता जो इतना ज़्यादा अमीर या इतना ज़्यादा आर्किटेक्चरली या कल्चरली जो है रिच रहे। तो एक अनपैरेलल प्रोस्पेरिटी का एक पीरियड देखने को मिलता है, कल्चरल रिचनेस का एक पीरियड देखने को मिलता है इनके शासनकाल में। शाहजहाँ का जो लेगेसी है वो आज भी दुनिया को अपनी तरफ मोहित करता है, और जो उनका आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है वो ऑब्वियसली उनके विजन को और मुग़ल एरा के टाइम पे जो उनका कह लीजिए कि खूबसूरती की तरफ लगाव ना, उसका एक प्रूफ है, एक टेस्टामेंट है। इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो आप कमेंट में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। कुछ और जानना हो तो वो भी आप डिमांड कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।